जो पढ़ा है उसको समराइज करें, जो कल पढ़ा है उसको समराइज करें, तो इसका स्टेप देखो। सबसे पहले फोर्स देखना पड़ेगा, अगर पहले से दिया है, और पहले से नहीं दिया है तो हमें बनाना पड़ेगा। यानी पहला स्टेप क्या है? फोर्स देखो, जितने भी फोर्स है उसको देखो ध्यान से, जितने भी फोर्स है तुम देख सकते हो कहीं पे भी। ये भी उसी का अगला लेवल है कि फोर्स जो दिया है वो तो देखना ही है, जो छुपा हुआ है, हिडन है, वो भी देखना है। जो छुपा हुआ है, क्या छुपा है बच्चों? mg5, mg रिएक्शन, फ्रिक्शन और स्यूडो, ये 5 फोर्स इस चैप्टर में हम बात करेंगे। तो ये 5 फोर्स कहीं तो छुपा होगा, और इसको छुपा होने का मतलब देखो बच्चों, बोलता हूं मैं, समझा रहा हूं। ये जो 5 फोर्स छुपा है ना, तुम ऐसे ही चेक करोगे, नहीं तो कुछ छूट जाएगा बड़े क्वेश्चन में। क्या एमजी डिनोट कर लिया? हाँ, जितने मासेस उतने। धागा जहां जहां है वहां वहां टेंशन, जहां भी धागा होगा टेंशन, जहां कांटेक्ट होगा वहां पे। तो जहां जहां क्वेश्चन में कांटेक्ट है हर जगह देख लो रिएक्शन लगाया कि नहीं तुमने। कुछ ऐसी जगह भी होती है जहां पे रिएक्शन नहीं लगता कांटेक्ट में, वो हम जब रिएक्शन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। फिर कांटेक्ट पे ही फ्रिक्शन, ऐसे ही चेक करना है। और स्यूडो फोर्स तब लगता है जब हम किसी एक्सिलरेटिंग फ्रेम से देखें, वो अभी लास्ट की बात है, पढ़ेंगे। तो पहला mg, जितने मासेस उतने mg। पहला, जहां जहां धागा है वहां पे टेंशन, जहां जहां कांटेक्ट है वहां पे रिएक्शन। चेक करना, कहीं लग सकता है कहीं नहीं लग सकता, वो बात की बात। जहां जहां कांटेक्ट है वहां पे फ्रिक्शन और स्यूडो। तो ये सब बातें, जितनी भी चीजें हैं, वो सब एक ही लाइन को एक तरह से सॉलिड कर रही है कि भाई सारे फोर्स डिनोट कर लो, सारे फोर्स क्या कर लो? डिनोट कर लो। उसके बाद जरा देखो तो हमने क्या किया, देखो तो उसके बाद क्या किया? सारे फोर्स डिनोट करने के बाद अगला स्टेप क्या होगा? बताओ, मत बैठो, बताओ क्या अगला स्टेप होना चाहिए? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पहचानो। सारे फोर्स डिनोट करो, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पहचानो। मेरी बात समझो, पहचानो। जनरली ये दिखेगा, ये 100, ये 50 उधरी है, ये 100, ये 40। तो इसका एक कंपोनेंट वेट को उठाने की कोशिश करेगा। अगर वेट को उठा ले गया तो एक्सेलरेशन इधर भी होगा और इधर भी होगा, और नहीं उठाया तो केवल इधर होगा। यानी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पहचानने में भी दिमाग लगता है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन समझ गए? एक डायरेक्शन में हो तो अच्छी बात, नहीं तो 2 डायरेक्शन में होगा। जैसे मैंने ये कहा इधर, और इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और इसका दूसरा कंपोनेंट इधर ले जाएगा। वो कंपोनेंट वेट से अगर ज्यादा हो जाएगा तो इधर भी एक्सीलरेट होने लगेगा, तो एक्सीलरेशन 2 हो जाएगा, सुनाई दिया? हाँ, यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये 30 न्यूटन आएगा वेट और ये 24 है, तो कम होगा। तो जमीन पर रखा है रिएक्शन लगेगा जो बॉडी को एक्सीलरेट, मतलब कुल मिला के बैलेंस रहेगा, एक्सीलरेट नहीं होगा, तो केवल एक तरफ होगा। तो फोर्स डिनोट करो, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन पहचानो। सब में वही है, यहाँ पे भी देखो, अब दोनों तरफ होगा तो एक्स में भी देख लो और वाई में। तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन पहचानो, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन पहचानो, फोर्स पहचानो, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन पहचानो। अब ये इंडिविजुअल टेंशन रिएक्शन के बारे में बात करें, और उसके बाद दोनों डायरेक्शन में सारे फोर्सेस को रिजॉल्व कर दो। दोनों ही डायरेक्शन में, अगर एक्सेलरेशन 2 डायरेक्शन में तो दोनों डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन एक तरफ है तो भी रिजॉल्व तो करना ही पड़ेगा। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वाला फैमिली के लिए कमाने वाला, एक्सेलरेशन के अपोजिट जो है वो
खाने वाला, यानी एक फैमिली में कोई कमा रहा है और बाकी खा रहा है, मतलब कि यूज कर रहा है पैसे को, तो कमाने वाला माइनस खाने वाला का जो डिफरेंस है वही फैमिली को एक्सेलरेट करेगा, आगे बढ़ाएगा। अगर मैं जितना कमाता हूं उतना खाने लगूं तो फैमिली कहीं नहीं जाने वाली, कहीं जाने वाली मतलब एक्सेलरेट नहीं होने वाली। सुनाई दिया? तो एक्सेलरेट होने के लिए नेट फोर्स होना जरूरी है, इसलिए कमाने वाला एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वाला हमेशा कमाने वाला होगा, माइनस खाने वाला इक्वल टू एम ए। बाई चांस ये एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाता है, तुमने ऐसा किया, एज्यूम किया था एक्सेलरेशन, और मान लो वो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब है कि तुमने एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उल्टी ले ली है। इधर लेना था इधर ले ली, या इधर लेना था इधर ले ली। अगर इधर लेके उल्टी आ नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी? उधर होनी चाहिए, यही ना? कहीं कहीं एक्सेप्शन है, जहां फ्रिक्शन होता है वहां पे ये दिक्कत होती है। कई बार ऐसा होता है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तुमने इधर ली, नेगेटिव आ गया, फिर तुमने पलट के फिर क्वेश्चन किया, फिर नेगेटिव आ गया। ये फ्रिक्शन में होता है जनरली, इसका मतलब एक्सेलरेशन कहीं नहीं हो रहा, वो बाद में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ी स्टोरी समझ लो। इसका मतलब है कि तो पहला स्टेप क्या है? सारे फोर्स डिनोट करो, पहचानो, डिनोट करो, पहचानो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और उसके परपेंडिकुलर दिशा में सारे फोर्सेस को रिजॉल्व कर लो, यानी फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। क्या बना लो? और एफ नेट इक्वल टू एम ए लगा दो, जितनी डायरेक्शन एक्सेलरेशन की है उतने में। एफ नेट इक्वल टू एम ए लगा दो, जितनी डायरेक्शन है उतने में। क्लियर? स्टोरी यही है, बाकी हम लोग एक एक का भी पहचान लें। टेंशन की डायरेक्शन समझ में आ गई सबको? किधर होती है टेंशन की डायरेक्शन? अवे फ्रॉम द बॉडी। किधर होती है? अवे फ्रॉम द बॉडी। कल मैंने एक वीडियो भेजा था, देखा तुम लोगों ने? तुम देखे ना वीडियो? किधर लेट हो गया? उसको देखो, सही? तो मैंने थोड़ा सा मैं बात कर, चलिए ठीक है। तो कुल मिला के हमें 2-3 लाइन पे अभी तक काम किया, कोई भी क्वेश्चन दे तो 2-3 लाइन पे। और यहाँ पे कल एक लाइन बताया था, एक लाइन क्या बोला था मैंने? ये तो बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। पूरे को देखो और फिर पार्ट को देखो। पूरे को देखो तो क्या ना देखो? इंटरनल फोर्स मत देखो, रिएक्शन, टेंशन जो अंदर से आ रही है, बाहर से नहीं, सिस्टम के बाहर से। जैसे कि इस मास को तुम देख रहे हो, वो सिस्टम है, तो उसके बाहर से कोई फोर्स आ रहा है, तब उसको देखना पड़ेगा। लेकिन आपस में सिस्टम के अंदर दो मासेस है, वो आपस में रिएक्शन लगा नहीं देखना है। सुनाई दिया? चलो आगे करते हैं इस क्वेश्चन को, इसको आगे बढ़ाते हैं। सबको समझ में आता है? ये सब क्वेश्चन कर चुके हैं कल। जैसे यहाँ पे खींच रहे हैं तो पूरे को देखो फिर पार्ट को देखो। पूरे को देख के एक्सेलरेशन निकल जाएगा, और फिर पार्ट को देखोगे तो टेंशन निकल जाएगा, सही है? और फिर इस पार्ट को देखोगे तो इसका टेंशन निकल जाएगा। सबको याद है ये सब छोटी छोटी बातें? लेकिन जब ये पूरे को देख रहे हो तो एफ एक्सटर्नल है और एम जी भी क्या है? एक्सटर्नल। तो एफ और एम जी को देखना पड़ेगा, एक साथ देखना पड़ेगा। एम जी का कॉम्पोनेंट लेना पड़ेगा, लेकिन देखना पड़ेगा। लेकिन टेंशन जो है वो आपस में है, वो ना देखो तो भी चलेगा, क्योंकि पूरे को देख रहे हो एक साथ। तो इसका मतलब कि पूरे को कब देखेंगे? जब दो मासेस का आपस में रिलेटिव ना हो। दो मासेस का आपस में, जैसे इसको खींचोगे तो रिलेटिव नहीं होगा, लेकिन धक्का दोगे तो रिलेटिव हो जाए, तब नहीं दे सकते, धागा ढीला हो जाएगा ना। तो जब मासेस के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो तो फिर पूरे को एक साथ देख सकते हैं, यानी एक बॉडी मान सकते हैं। सबको क्लियर है ना? और ये सब मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। ये देखो दो क्वेश्चन, पूरे को देख के ये टेंशन आ गया। स्टोरी देखना, पूरे को देखा तो नीचे कौन लग रहा है, और ऊपर टी का कॉस साइन, और ये टी का साइन, 2t का साइन थीटा, 2t sin थीटा इक्वल टू mg, टी आ गया। और फिर पार्ट को देखा, इस पार्ट को, तो टी का कॉस थीटा इस जगह के टी के बराबर है कि नहीं? तो टी का कॉस थीटा टी डैश के बराबर है।
तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये रस्सी लटकी हुई है, दो जगह से हैंग है, तो यहाँ पे टेंशन पूछा जाता है और बीच में टेंशन पूछा जाता है। एक अच्छा क्वेश्चन, अगर तुम ये ना कर पाओ, अगर ये ऐसा ना बनाओ, अच्छा क्वेश्चन है। ये बताना चाह रहा था कि हम एक पार्ट को अलग से तोड़ के उसके बारे में इमेजिन सॉल्व कर सकते हैं। एक पार्ट, वही पूरे को देखो और पार्ट को, जैसे मान लो यहीं पे सपोर्ट होता, तो पूरे को देखोगे तो यहाँ का टेंशन एमटी को बैलेंस करेगा, वहां से टेंशन आ जाएगा और टेंशन से आगे साइकिल बन जाएगी। मैं पूरा बताने जा रहा हूँ, कल मैंने थोड़ा सा उसको बताया, एक जगह का मिलेगा तो आगे मिलता चला जाएगा। ये भी वही है। अच्छा, ये कल बताया था टेंशन, अगर मासलेस ऑब्जेक्ट है तो उसके हर पॉइंट पे टेंशन सेम है, ये बताया था ना। तो टेंशन इज ऑलवेज, वो तो हो गया अवे फ्रॉम द बॉडी, एक धागे में एक ही टेंशन है ना। मासलेस है तो टेंशन क्या रहेगा दोनों साइड, मासलेस ऑब्जेक्ट के किसी भी पॉइंट पर हर जगह फोर्स क्या रहेगा, सेम, टेंशन क्या रहेगा, सेम, यही ना। स्प्रिंग क्या मेजर करता है, स्प्रिंग मेजर करता है टेंशन, क्लियर। वेट नहीं, टेंशन। यहाँ पे क्या बताना चाह रहा था मैं, एंगल डिसाइड करता है कि फोर्स टेंशन कितना डेवलप होगा, यही ना। उसके बाद रिएक्शन हो गया था। टेंशन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन फोर्स, और रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्सन फोर्स। रिपल्सन यानी जब तुम पैर में ऐसे खड़ा हो तो खड़ा हो ये मॉलिक्यूल क्या होंगे, दबेंगे, जब दबेंगे तो ये मॉलिक्यूल उस मॉलिक्यूल कहेगा ऊपर जाओ और वो अपने उस पैर को कहेगा ऊपर जाओ, यानी फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। कैसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्सिव फोर्स, सही ना। रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूज करता है बच्चों को, सही है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन में यूज होता है। तो रिएक्शन हमेशा क्या लगेगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस इन कांटेक्ट। लेकिन सरफेस इन कांटेक्ट में याद रखना, जो पहले से सरफेस है शार्प नहीं है, जो शार्प नहीं है वो एज इट इज रहेगा, जो शार्प है उसके मॉलिक्यूल फ्लो करके अपने आप को उस सरफेस के की तरह बना लेंगे, जैसे ये और ये। तो जब ये तुम इस पे चिपकाओगे तो अपने आप शार्प क्या हो जाएगा, ये जैसे ये शार्प है, ये आगे निकला हुआ, तो ये अकेला एक मॉलिक्यूल तो रोक नहीं पाएगा, तो ऐसा फ्लो होगा कि ये सब मिलकर क्या बन जाएंगे, एक सरफेस बन जाएगा और इसके पैरेलल हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई। यानी जो भी शार्प है वो अपने आप को दूसरे वाले सरफेस की तरह बना लेगा, सही है। या और बना लेगा तो सरफेस, अरे रिएक्शन उस सरफेस के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। क्या ये समझ में आया। तो रिएक्शन विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस इन कांटेक्ट। यहां पे देखो, ये सरफेस एज इट इज रहेगा, इसका या बाउल का जो सरफेस है ये, वो अपने आप को क्या कर लेगा, ऐसा ढाल लेगा कि उसके साथ कनेक्ट हो जाए, कांटेक्ट में आ जाए, और कांटेक्ट में आएगा तो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, पैरेलल। तो ये होगा सरफेस इन कांटेक्ट, ये यहाँ पे क्या होगा, सरफेस इन कांटेक्ट, उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, सुनाई दिया। जबकि यहाँ पे ये सरफेस इन कांटेक्ट है, ये तो उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये लाइन समझा पाया हूँ कल। यहाँ पे ये रॉड है जो दीवार और जमीन के सहारे रुका है, तो जमीन पे रिएक्शन ऊपर, दीवार पे रिएक्शन ऐसे, सही ना। क्लियर है सबको। ये क्या बताना चाह रहा था, जमीन की रिएक्शन बीचों बीच है। जनरली हम लोग एक मास बनाते हैं और रिएक्शन एमजी के को अपोज करते हुए बीचों बीच बन जाता है, तो इससे दिमाग में ये आ जाता है कि रिएक्शन हमेशा बीचों बीच जाएगा, क्योंकि जनरली ऐसे क्वेश्चन हमारे पास 100 होते हैं, तो सब में सेंटर से जाता हुआ रिएक्शन हम बना लेते हैं। जब सेंटर से जाता हुआ रिएक्शन बना लेते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसा होता है जिससे रिएक्शन हमेशा सेंटर से जा रहा है, सही है। लेकिन ये हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। रिएक्शन इफेक्टिव जो फोर्स लग रहा है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे सेंटर मास से एमजी जाएगा और एमजी जहां से जाएगा रिएक्शन वहीं के परपेंडिकुलर होगा, वहीं से जाता हुआ परपेंडिकुलर हो जाएगा। याद रहेगा। तुम और थोड़ा तिरछा कर दो, अब देखो कहां से जाएगा, यहां से जाएगा ना, तो रिएक्शन यहां पे लगेगा। थोड़ा सा और तिरछा करोगे तो रिएक्शन बाहर हो जाएगा, और रिएक्शन बाहर हो जाएगा तो सॉरी रिएक्शन कर रहा हूं, एमजी बाहर हो जाएगा, बाहर से जाने लगेगा, और एमजी अगर बाहर से जाने लगेगा तो रिएक्शन उसको
कैसे अपोज करेगा, नहीं कर सकता, तो बॉडी टॉपल हो जाएगी, बॉडी टॉपल पलट जाएगी। सुनाई दिया? ये सारी चीजें कल रिएक्शन के बारे में बताया है। यहाँ पे क्या बताया है, रिएक्शन हमेशा mg के बराबर हो जरूरी नहीं है। रिएक्शन mg के बराबर तब होगा जब बॉडी एक्सीलरेट नहीं कर रही है। तो मैंने कुछ ऐसा बताया, देखना अगर अभी हम देखें तो mg रुका हुआ है, मान लो एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, भले ही कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, तो mg r के बराबर होगा, सही। लेकिन अगर ये बॉडी नीचे एक्सेलरेट हो रही है, नीचे एक्सेलरेट, लेकिन नीचे एक्सेलरेट को क्या क्या कह सकता है, वेलोसिटी ऊपर है, कम होते हुए जा रही है, वेलोसिटी कम होती जा रही है, तो भी एक्सेलरेशन नीचे होगा। वेलोसिटी नीचे है, बढ़ती जा रही है, तो भी एक्सेलरेशन नीचे होगा। ये दोनों नीचे एक्सेलरेशन का केस है। एक्सेलरेशन ऊपर कब होता है, वेलोसिटी ऊपर है और बढ़ती भी जाए तो एक्सेलरेशन ऊपर है, लेकिन वेलोसिटी नीचे है और कम होती चली जा रही है वेलोसिटी, तो भी फोर्स ऊपर लग रहा होगा, यानी एक्सेलरेशन ऊपर। तो तुम सारी सिचुएशन देख के क्या चेक करोगे, फोर्स किधर लग रहा होगा ऐसा होने के लिए। जैसे ये नीचे जा रहा है लेकिन स्पीड कम होती जा रही है, तो फोर्स किधर लग रहा होगा, तो एक्सेलरेशन भी किधर लगेगा। यानी अगर तुम एक्सेलरेशन से कंफ्यूज हो तो तुम एक्सेलरेशन की बजाय क्या देखो, फोर्स देखो। क्लियर है सबको? ये सब तुम्हारा रिएक्शन के बारे में हो गया। मैंने बोला था जायंट व्हील में जब तुम यहां पे रहते हो तो नीचे कौन काम करता है, mg, ऊपर रिएक्शन काम करता है, और सर्किल में घूम रहे हैं तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नीचे होगा। कौन सा एक्सेलरेशन, यानी जो सेंटर की तरफ लगता है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी को डायरेक्शन चेंज करेंगे, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करेंगे। बोलो बच्चों, तो कमाने वाला खाने वाला इक्वल टू, और ये एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल वाला है, तो r कितना हो जाएगा, mg माइनस है, कम दिखेगा ना, बोलो। इसीलिए हमें क्या कम दिखता है, हमारा वेट कम दिखता है और ऐसा लगता है जैसे कि हम गिर रहे हैं, तो डर लगता है जायंट व्हील में। अरे तो समझ में आया? तो इसका मतलब कि जब हम ऊपर जाते हैं तब क्या होगा, यहां से ऊपर जा रहे तो r माइनस mg इक्वल टू, एक्सेलरेट भी करता है वो, कभी कभी क्या करता है, एक्सेलरेट, सही है। वैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, तो r mg के बराबर होगा अगर एक्सेलरेट नहीं कर रहा है तो। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल इधर लगेगा ना, लगेगा कि नहीं, तो फिर कैसे लगेगा, r और ये क्या है, mg, बोलो बोलो, तो mg माइनस r इक्वल टू m लगेगा ना। देखो इधर ए का बस कंपोनेंट लगेगा, बोलता नहीं जाना चाहता हूँ, ए का इधर क्या लगेगा, कंपोनेंट। फिर से सुनो, उस टॉपिक उस जगह पे नीचे कौन लग रहा है, इधर एक्सेलरेशन लग रहा है ना, और इधर कौन लग रहा है, तो ए का इधर cos थीटा कर लें, ए का क्या कर लें, cos थीटा, सही। ये जो हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल मतलब कांस्टेंट स्पीड से चलता होता है। दूसरा एक होता है कि जब वो स्टार्ट करता है, जायंट व्हील स्टार्ट करता है तो उसकी धीरे एक्सेलरेट करता है, तो जब एक्सेलरेट करता है उस वाले की बात करें तो क्या करता है, वो एक्सेलरेट करता है तो एक्सेलरेशन ऊपर जाता है ना, तो उस समय यहाँ पे अगर देखोगे तो ऊपर एक्सेलरेशन है ना, तो ऊपर कौन है, r, नीचे कौन है, तो यहाँ पे r माइनस mg इक्वल टू m, ये उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। कौन सा वाला, यानी जायंट व्हील स्टार्ट हो रहा है तो एक्सेलरेट करे तब की बात है। तो r किसके बराबर हो गया बच्चों, mg प्लस, लेकिन यहाँ पे आ जाओ, जब उधर एक्सेलरेट ए से हो रहा है तो इधर रिटार्ड हो रहा होगा ना, नहीं सॉरी नीचे जा रहा हूँ ना, एक्सेलरेट नीचे एक्सेलरेट हो रहा होगा कि नहीं, अगर ये नीचे एक्सेलरेट हो रहा होगा तो नीचे कौन, ऊपर कौन, तो यहाँ पे क्या करोगे, mg
माइनस आर इक्वल टू एम, होगा कि नहीं? और ऐसे में लेकिन ये कब है? जब तुम्हें शुरू कर रहा है, एक्सीलरेट करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। तो जब एक्सीलरेट करे तो इधर तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इधर गिरते हुए लग रहा है। तो गिरते हुए लग रहा है तो रिएक्शन क्या हो रहा है? कम। रिएक्शन कम हो रहा है तो जान निकल रही है, क्योंकि हमें लग रहा है कि हमारे नीचे जमीन हट गई। सही? ये एक्सीलरेट कर रहा है। जब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है तब की बात हो रही है बच्चों। जब ये कब की बात है? जब कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है। समझ गए? जब कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा तो एक्सीलरेट नहीं हो रहा, तब सेंट्रीपिटल केवल काम करेगा। अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल करेगा तो यहाँ पे भी सबसे कम महसूस होगा। देख लो क्यों? क्योंकि इस जगह पे बोलो mg माइनस आर इक्वल टू एम, तो आर इक्वल टू mg माइनस एम। लेकिन ये एक कौन सा वाला है? सेंट्रीपिटल वाला है कि नहीं बच्चों? तो ये सेंट्रीपिटल, और वो क्या है? टेंजेंशियल। सही है? ये कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा तो ये महसूस होगा, और कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब जब एक बार एक्सीलरेट होता होता खत्म हो गया और अब कांस्टेंट वेलोसिटी तो ऊपर टॉप पे हमें सबसे ज्यादा खतरनाक लगेगा। जबकि इस केस में यहाँ पे सबसे ज्यादा खतरनाक लगेगा एक्सीलरेट होते हुए। क्यों? एक्सीलरेट हो रहा है ना, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा खतरनाक लगेगा। मेरी बात समझ में? तो जब एक्सीलरेट करेगा तो यहाँ पे खतरनाक लगेगा जब नीचे आओगे, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो टॉप पे सबसे ज्यादा खतरनाक लगेगा। समझ लिया? तो लेकिन कर क्या रहे हैं हम लोग? देखो तुम इस क्वेश्चन में मत जाया करो, कॉन्सेप्ट क्या है देख सोच के देखो। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन पहचानो, सारे फोर्स डिनोट कर दो, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन पहचानो और लगा दो उस डायरेक्शन में। अगर सारे फोर्स उस डायरेक्शन में तो अच्छी बात है, नहीं तो रिजॉल्व कर दो। कर तो तीन ही लाइन रहे ना हम लोग। समझ में आया सबको? रिएक्शन बोलिए, रिएक्शन समझ में आया? तो रिएक्शन में छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने बता दिए। सही है? जरा इसके रिएक्शन को देखो तो जरा बच्चों। एक व्हील है जो सैंड पे आगे बढ़ रही है, सैंड पे। ये सैंड है, और एक व्हील इस पे आगे बढ़ रही है। तो ये सैंड ऐसा क्यों है? क्या बोलना चाहता हूँ समझो। ये सैंड है थोड़ा ऊपर तक, अरे यार क्या बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ये सिंपल सा, ये हमारा ग्राउंड है, और ये हमारा सैंड है। ये पीछे की सैंड दब चुकी है क्योंकि ये आगे जा रहा है, ये आगे जा रहा है तो पीछे की सैंड दब चुकी है। सही? तो पीछे से सैंड दब चुके आगे ये जा रहा है। तो ये सैंड तो नहीं दबी है ना, तो यहाँ से रिएक्शन क्रिएट हो रहा है कि नहीं? तो इस हिसाब से भी तो रिएक्शन क्रिएट हो रहा है। तो बोलो थोड़ा कम क्रिएट हो रहा होगा, यहाँ पे ज्यादा क्रिएट हो रहा होगा, आगे जाके थोड़ा कम क्रिएट हो रहा होगा, इधर क्रिएट ही नहीं होगा क्योंकि कांटेक्ट ही नहीं, दब चुके हो तो, है कि नहीं? इस सब के कारण जो सैंड है हमारी, उसके कारण ये सारा रिएक्शन मिलके थोड़ा सा रिएक्शन आगे नेट हो जाता है, आगे चला जाता है। ये यहाँ सेंटर से थोड़ा आगे रिएक्शन, जब सैंड पे कोई व्हील चल रहा है तो उसका रिएक्शन ऐसे लगता है थोड़ा आगे। सही? पीछे तो दब गया नहीं, मतलब शिफ्टेड हो जाता है। एक मिनट, अगर ये यूनिफॉर्म लगता है जितना इधर उतना ही इधर बराबर लगता है चारों तरफ एकदम सिमेट्रिक, तब तो भी
है तो थोड़ा आगे खींचेगा ना। बोलो बच्चों, भाई जैसा आगे है वही वैसे ही पीछे अगर लग रहा तो बीचों बीच लगेगा, अब पीछे वाला नहीं है तो कहाँ जाएगा, तो आगे शिफ्ट हो जाएगा ना। रिजल्टेंट तो रिजल्टेंट थोड़ा आगे लग गया, सुनाई दिया सबको। तो रिजल्टेंट अगर आगे लग गया तो यहाँ पे mg लग रहा है ना बच्चों, और रिजल्टेंट थोड़ा आगे लग गया, सही बोलिए। यानी ये ऐसे लग रहा है mg ये है और रिजल्टेंट थोड़ा आगे है, तो मैं क्या करूंगा, पलट जाएगा, क्या होगा, या ऐसा एक टॉर्क लगेगा, ऐसा एक टॉर्क लगेगा। तो ये रिएक्शन के कारण लगने वाला एक टॉर्क है जो लगातार इसके मोशन को, समझ गए, रिएक्शन के कारण लगने वाला एक टॉर्क है जो लगातार उसके मोशन को, इसको हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। क्या कहते हैं इसको, रोलिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बॉन्ड से बनता है, बॉन्ड बनने से होता है फ्रिक्शन, लेकिन ये फ्रिक्शन अलग है, रोलिंग है। तो ये बॉन्ड से नहीं, यहाँ पे बॉन्ड बनने से नहीं, रिएक्शन के कारण लगा। आइडिया, यानी रोलिंग फ्रिक्शन किसके कारण होता है, रिएक्शन के कारण, रिएक्शन के शिफ्ट होने के कारण, समझ गए। क्लियर है सबको। तो रिएक्शन पे कुछ क्वेश्चंस, देखो एक स्फीयर ये है और एक स्फीयर ये है, सही। इसका मास m1 है, उसका मास m2 है। चलो बच्चों, सारे रिएक्शन को डिनोट करो, चलो सारे रिएक्शन को डिनोट करो। सारे रिएक्शन को डिनोट करो। यहां से रिएक्शन लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और स्फीयर के परपेंडिकुलर कहां जाता है, सेंटर से कहां जाता है, एक। यहां पे भी लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर कहां जाता है, सेंटर से। तो एक 1 हो गया और एक 2, सही ना। लेकिन एक ये भी तो लगेगा, बोलो, ये इस पे लगाएगा और ये उस पे लगाएगा, अलग अलग की सेम, सेम लगेगा। तो ये उस पे लगाएगा उधर की तरफ रिएक्शन R3, और वो इस पे लगाएगा R3। तो कितने रिएक्शन हो गए, कुल कितने हो गए, 4 ना, 5 क्यों बोल रहे थे, आपके तो सेम है ना, समझे। कुछ 4 रिएक्शन हो गए, कितने रिएक्शन हो गए, 4। अच्छा, कांटेक्ट पे मैं, सुनो, अगर ये इसको F1 से दबा रहा है तो ये भी उसको F2 से नहीं दबाएगा, तो ये दोनों कांटेक्ट में कैसे रहेंगे, अगर ज्यादा जोर से दबा तब तो भाग जाएगा, ये ज्यादा जोर से दबा देगा तो इधर भाग जाएगा। तो कांटेक्ट में है और वहीं पे रुके हैं, इसका मतलब क्या है,
वैसे भी इक्वल एंड अपोजिट लगता है, रिएक्शन हमेशा इक्वल एंड सही ना? क्लियर है सबको? चलो आराम से, ये सबको समझ में आया? अब अगला, ये कौन है? M1G है ना, M1G। यहाँ पे क्या होगा? क्यों लगेगा कि जितने मास उतने वेट, जितने मास उतने वेट, दोनों हो गया। तो अब बताओ सीधा, जैसा मैंने बोला था, Mg हो गया, कांटेक्ट पे रिएक्शन हो गया, धागा है नहीं, फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, चलो की अभी कोई बात नहीं, तो जो भी है चेक करना है ना। अब अननोन कितने हैं? ये इक्विलिब्रियम, तो फोर्स की सारे फोर्स डिनोट कर दिया, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? 0। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती तो मैं जिधर एक्सेलरेशन है उधर और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेता। मेरे स्टेप को समझना, एक क्वेश्चन को नहीं, स्टेप को, हर बार स्टेप, सारे फोर्स डिनोट कर लिया। अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती तो मैं सारे फोर्सेस को एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करता? रिजॉल्व कर लेता। लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नहीं है, तो मैं किधर रिजॉल्व करूं? मेरी मर्जी, सही? जिधर तुम्हें चाहिए उधर रिजॉल्व करो, जिधर तुम्हें अच्छा लगे, किसी भी डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हो, कोई भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हो, समझ गए? जो सबसे फायदेमंद है वो करो। तो कहां किधर रिजॉल्व करोगे? जिधर सबसे कम रिजॉल्व करना पड़े। जिस केस में सबसे ज्यादा रिजॉल्व करने से क्वेश्चन टफ होगा ना, कैलकुलेशन बढ़ेगा ना। तो अगर बॉडी इक्विलिब्रियम है तो किधर रिजॉल्व करोगे? मेरी मर्जी, जिधर मैं चाहूं, समझ गए? उधर करो जिधर आसान, कोई बाउंड नहीं हो। तो एक्सेलरेशन होता तो एक्सेलरेशन डायरेक्शन कर लेते। सुनाई दिया? तो कितने अननोन्स हैं? 4 अननोन है। बोलो, इक्वेशन में कितने होने चाहिए? एक मास से 2 इक्वेशन बनते हैं, कौन कौन से? एक x में, एक y में। इससे भी क्या बनेंगे? तो 2 मास से 4 इक्वेशन बन जाएंगे, हमारा काम बन जाएगा, बनेगा ना? बोलो बच्चों। लेकिन इसमें दिमाग लगा के थोड़ा काम और कर सकते हैं। पूरे को देखो तो एक रिजल्ट आया, बताओ पूरे को देखो तो R1 = R4, चेक करो अगर पूरे को देखें, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और तो कुछ है नहीं। बोलो बच्चों, हम तो x में देख रहे हैं, y से कोई लेना देना नहीं। अरे पूरे को एक बॉडी मान लो, रिलेटिव मोशन है क्या? ये सब चीजें बहुत आसान करती है चीजों को, ध्यान से। रिलेटिव मोशन है क्या? तो एक बॉडी मान सकते हो ना पूरे को। तो जब एक बॉडी मान सकते हो तो केवल बाहरी फोर्स देखो, तो बाहरी फोर्स इधर से कौन लग रहा है? इधर से कौन लग रहा है? x में। y वाला थोड़ी देखना है। सुनाई दिया? लगेगा तो एक दूसरे को बैलेंस करेगा ना, तभी तो कहना आप अंदरूनी खटपट है, मेरा अपना मामला है। तो बोलो, जम्मू कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है, तुमसे क्या लेना है? सही है? वो तो आपस का खटपट है ना, नहीं देखते, ये तो समझाया ना। यहाँ से ठीक करो इसको, यहाँ से ठीक करो, तो लगेगा नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। यहाँ से इस कॉन्फिडेंस को ले आओ ना, पूरी बॉडी को देख रहे तो अंदर का खटपट नहीं लेना है, बाहरी फोर्स देखो, बाहरी मतलब जो बाहर से आ रहा है। तो बाहर से कौन आ रहा है? दीवार से आ रहा है कि नहीं इधर? और ये दीवार से आ रहा है, एमजी भी आ रहा है, रिएक्शन ये भी आ रहा है, लेकिन वो वर्टिकल तो वर्टिकल देखेंगे। अब वर्टिकल देखो, बाहर से जो आ रहा है R2 क्या आ रहा है? और बाहर से और कौन आ रहा है? M1 + M2G, बाकी तो इंटरनल है ना, इक्वल टू ये लो, ये का तो आंसर ही आ गया। और हो सकता है आंसर यही पूछे, हो सकता है यही पूछे कि व्हाट विल बी R2, तो तुम सॉल्व करने की बजाय सीधा दिमाग लगा के काम कर सकते हो। तो ये पूरे को देखो, पार्ट को देखो, ये बहुत जबरदस्त चीज है। क्लियर? तो ये पूरे को देख लिया, एक रिजल्ट आ गया। अब बताओ कहां से सॉल्व करना आसान रहेगा? बोलो बोलो, कहीं से भी करो तो काम बनेगा। क्यों? देखो R1 R2 में रिलेशन आ गया ना, तो अब यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो अननोन कितने हो गए? R1 R2 पता चल गया है, क्या पता चल गया? R2 पता चल गया है, और क्या पता? तो अननोन 2 है ना, 2 इक्वेशन 2 अननोन सॉल्व हो जाएगा कहीं से। यहाँ पे अभी कितने इक्वेशन अननोन देख रहे हैं? 1 2 3, कितने दिख रहे हैं? लेकिन पूरे को देख के मैं
मैंने R2 फट से निकाल दिया, R2 निकाल दे तो अब कितने अननोन दिख रहे हैं? दो अननोन है, तो कहीं से भी शुरू करो, चाहे यहाँ से चाहे वहां से। लेकिन अगर पूरे को नहीं देखते तो R2 अननोन होता, R2 क्या होता? R2 अननोन होता, तो फिर हमें इससे सॉल्व करने में दिक्कत होती, क्योंकि 3 अननोन हो जाते, फिर इधर से सॉल्व करना ठीक रहता, क्योंकि उधर से वो 2 अननोन है ना, 2 अननोन सॉल्व करना आसान रहता। सुनाई दिया क्या? लेकिन अभी तो एक फायदा हो गया, समझा पाया हूं? फिर से सुनो, यहाँ पे कितना अननोन है, तो यहाँ से सॉल्व करना आसान है, इसका मतलब ये नहीं कि सॉल्व हो जाएगा, आसान है। यहाँ पे 3 अननोन है, यहाँ सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इक्वेशन 2 ही बनने वाला है, तो एक अननोन रह ही जाएगा, समझे कि नहीं? लेकिन ये करके हमारा क्वेश्चन थोड़ा आसान हो गया। चलो अब इसको देखो, तो इसको देखो 1 को, नीचे कौन है? mg, नीचे mg है ना? अच्छा, और इधर कौन है? R4 है कि नहीं बच्चों? अच्छा एक चीज और, ये दिया होगा R, ये दोनों क्रेडिट R दे देता हूँ, और ये D दे रखा है, सब दे रखा होगा बच्चों, नहीं देगा तो दिक्कत हो जाएगी, ये देगा नहीं तो एक एंगल नहीं मिलेगा, ये नहीं देगा तो एंगल नहीं मिलेगा। सुनाई दिया? तो एंगल निकालने के लिए सब दिया होगा, मैं एक बार रिपीट कर दूं उसको। देखो ये कितना है? R, ये भी कितना है? तो बच गया कितना? ये कितना है? ये भी कितना है? तो क्या बचा? D माइनस 2R। अरे नहीं बचा, बचा ना? अच्छा, और ये कितना है बच्चों? ये कितना है? ये कितना है? तो पूरा कितना है? सोच क्या रहे हो इतना? सही है? तो तुम्हें इससे एंगल मिल जाएगा ये वाला? अरे बेस पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो पता चल जाएगा ना एंगल, तो वो दिया होगा तो एंगल निकल जाएगा। सुनाई दिया? बस हो गया काम खत्म। अब देखना, देखने में कितना खतरनाक लग रहा है बहुत आसान, लेकिन तब जब ऐसे ही सोचो, कैसे सोचोगे? अननोन 4 है, मास 2 है, 2 मास है तो 4 इक्वेशन बनेंगे, 2 मास है तो 4 इक्वेशन बनेंगे, और 4 इक्वेशन जो बनेंगे उसमें चारों अननोन निकल जाएगा। लेकिन हम थोड़ा समझदार हैं, तो थोड़ा आसान करने के लिए पूरे को देख लिया, पूरे को देख लिया तो क्या हो गया? पूरे को देख लिया तो क्या हो गया? उससे क्या फायदा हो गया? एक अननोन ऐसे कम हो गया, पूरे को देखने से एक अननोन ऐसे ही कम हो गया। सुनाई दिया? और एंगल उंगल निकालने का काम बन गया। अब चलो शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, R4 हो गया, ये कितना हो गया? mg हो गया, बोलो m2g ना? अच्छा, और क्या हो गया? ये R3 कैसा है? R3 इधर है ना, धक्का दे रहा है ना, इधर R3 है ना, तो R3 का, अच्छा ये एंगल हमने थीटा मान लिया है ना, तो क्या ये R3 का cos थीटा होगा? R3 का क्या होगा? और ये R3 का क्या होगा? sin थीटा। और थीटा पता है ना, तो थीटा जब पता है तो R3 निकल गया कि नहीं? पता चल गया कि नहीं R3? तो क्या निकल गया? R4। क्या निकल गया? तो क्या निकल गया? और क्या निकल गया? बचा कौन? कुछ भी नहीं बचा, सब हो गया। अरे कुछ समझे? देख लो, नहीं तो इसको भी एनालाइज करना पड़ता है। ये आसान हो गया ना, इधर से पूरे को देखा, उससे ये 2 इक्वेशन बन गया, जिससे आसान हो गया क्वेश्चन। सुनाई दिया? फिर से देखो, ये R3 इधर से ऐसे जाएगा ना, R3 जाएगा कि नहीं बच्चों? तो R3 का cos और R3 का sin, R3 का cos किसको बैलेंस कर रहा है? R3 का sin किसको बैलेंस कर रहा है? तो क्या R3 डायरेक्ट ले सकते हो? R3 इक्वल टू m2g अपॉन, बोलो, sin थीटा, और थीटा तो पता है ना, cos थीटा पता है, तो sin थीटा निकल जाए। वही है बच्चों, R3 पता चल गया, R3 पता चल गया, R4 क्यों हो गया? क्या हो गया? R4 इक्वल टू R3, जो कि कितना है?
m2g अपॉन sin थीटा इनटू यानी cot थीटा, m2g का cos थीटा होगा कि नहीं बच्चों? अच्छा ये हो गया r4। आगे पे चल गया r4, पता चल गया r4 ही कौन है, r1 और r2 तो ऑलरेडी पहले से पता था, m1 प्लस m2g ना, अरे बोलो m1 प्लस m2g। क्लियर? आराम से कचरा कर दिया क्या मैंने समझाने में? समझ में आया क्या हो रहा है? नहीं, आराम से एक एक करके फिर से वापस। मैंने थोड़ा कचरा कर दिया क्योंकि पता नहीं ऐसा लग रहा था मेरा दिमाग कहीं और है, कुछ और दिमाग में चल रहा है। फिर से वापस आते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले जितने कांटेक्ट, एक कांटेक्ट, दो कांटेक्ट, तीन कांटेक्ट, चार कांटेक्ट, जितने कांटेक्ट्स उतने रिएक्शन। दो मासेस तो दो वेट, काम खत्म। सबने नोट कर लिया, सर्फेस के परपेंडिकुलर लेके चलाए और कर लिया। उसे 1 2 3 4 चार अननोन मिल गए। क्या मिल गए? 4। अब तुम इस बॉडी को एक साथ देखो, ये बाकी को छोड़ो। तो इस बॉडी को अगर एक साथ देखो तो इधर से एक बाहरी क्या लग रहा है, R4, और इधर से एक बाहरी लग रहा है कौन, बाहरी है ना, और दोनों का बाहरी नीचे mg लग रहा है, m1g, और ये और एक यहां से ऊपर की तरफ रिएक्शन लग रहा है ना, कितना, ये बाहरी यही है ना, अंदर वाले छोड़ दो, आपस में खटपट छोड़, बाहर का एक है ना। तो x में अगर बैलेंसिंग देखें, x में तो क्या दिख रहा है, R1 = R4। ये x में बैलेंसिंग है, बोलो बच्चों। और y में बैलेंसिंग देखें तो समझे क्या बच्चों? ये इस तरह से दो तो ऐसे ही अननोन मिल गए। अब किसी एक जगह पे चले आओ, अब इंटरनल आ जाओ, यानी एक को देखो। तो जब एक को देखोगे तो इसको देखोगे तो तुम्हें क्या मिला, नीचे कौन था, m2g, हाँ ना, इधर कौन था, R4, और इधर R3 था ना ऐसे, तो वो R3 के दो कंपोनेंट कर लिए, R3 का क्या और R3 का, और ये बॉडी किसमें है, तो ये इसके बराबर होगा कि नहीं, और ये इसके बराबर। तो क्या किया, पूरे को देखा, पार्ट को देखा, दो लाइन में काम खत्म हो गया। जब इसको देखा तो ये इसके बैलेंस है ना, तो R3 आ गया कितना, m2g अपॉन sin थीटा, बोलो, और m2 की वैल्यू इसमें रख दिया, अरे R3 की वैल्यू, तो कितना हो गया, R4, R3 cot थीटा, R3 का क्या आ गया, आया कि नहीं, और R1 R2 तो R1, ये देखो R1 R4 के बराबर है, और यहाँ पे R4 है तो R1 आ गया, और R2 तो आ ही चुका था हमारा। अरे कुछ समझे, टफ हो गया क्या, टफ हो गया तो 3 मार्क दे देते हैं, बोलो। क्या 3 से अलग हो जाएगा, डर जाओगे, डर क्यों है भाई, मैं इतनी देर से तो कुछ बता ही नहीं पा रहा हूँ, कुछ बोला ही नहीं मैंने, मैं तो बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन, क्या है ये है क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो समझ गए क्या है ना, तो क्या है, कितने कॉन्टेक्ट, एक है ना, 2 बोलो, 3 4 5, हो गया खत्म, ये वाला यानी 1, बहुत बढ़िया। तो ये R1 हो गया, ये कितना हो गया, R2, और ये इसको धक्का देगा तो ये क्या हो गया, R3, ये उसको धक्का देगा तो ये भी क्या हो गया, R3, ये कौन हो गया, R4, ये इसको धक्का देगा तो R5, तो ये भी क्या, और ये कितने मासेस, इक्वेशन कितने बनेंगे, अननोन कितने हैं, समझे कैसे लिखेंगे। तो पूरे को बोल देखो, पूरा देखो, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, तो R6 + R2 = R4, एक इक्वेशन।
पूरा वर्टिकल देखो, 1 2 3, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो बताओ m1 प्लस m2 प्लस m3 g मस्ट बी इक्वल टू r1। r1 तो ऐसे ही आ गया। दो इक्वेशन ऐसे बन गए। अब एक तरफ से शुरू हो जाओ यहां से, तो इसका क्या कंपोनेंट, ये और ये कंपोनेंट फिर बैलेंस होगा कि नहीं? तो ये mg को बैलेंस कर लेगा, क्या आ जाएगा, आएगा कि नहीं? अरे भाई इसका ये कंपोनेंट mg के बराबर होगा तो r5 आ गया। r5 से क्या आ गया, आया कि नहीं? और r5 से यहाँ से r5 आ गया। फिर इसको बैलेंस कर लोगे, ऐसे चलता रहेगा। जब इसको बैलेंस कर लोगे तो r3 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, r4। फिर यहाँ पे r3 आ गया तो r1 r2 आ जाएगा, जो भी ऐसे चलता जाएगा। ट्राई कर लेना घर पे। भाई हमें सीखना है, क्वेश्चन से डरना नहीं है, सीखना है कि कैसे करते हैं। मैं तुम्हें बताऊंगी, यही काम वहां पे करते हैं, कुछ बताया था कहाँ पे, याद आया मैंने क्या कहा था? ये वाला, ये वही है। एक जगह से देखते हैं कहां से आसानी से निकल गया वैल्यू, वहां से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चलते चले आते हैं। समझ लिया? लेकिन इसमें काम क्या आता है, मैंने क्या बोला, कभी कभी पूरे को देखो, पार्ट को देखो। वहां पे देखो आ रहा है ना काम, तो जैसे ये है वैसे वो भी है, स्ट्रक्चर ही तो है। पूरे को देखो और पार्ट को देखो। समझे बच्चों? फ्रिक्शन भी पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद अब क्वेश्चन करेंगे। सही है? क्वेश्चन मतलब कमांड क्वेश्चन ही तो आएगा ना, केवल रिएक्शन का क्वेश्चन तो आएगा नहीं। करने के लिए तो और भी कर सकते हैं, क्वेश्चन में क्या है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन तब बनेंगे जब फ्रिक्शन भी आ जाए। ये तुम्हारी बुक का क्वेश्चन है। एक बार इधर से फोर्स लगा रहे हैं और एक बार उल्टा इसे कर लेते हैं। एक बार इधर से फोर्स लगा रहे हैं, सही है? तो रिएक्शन, ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स इसको एक्सलेट करने के बाद जो बच जाएगा फोर्स वो इसको देगा। जबकि इसमें इसको एक्सलेट करने के बाद जो बच जाएगा फोर्स वो इसको देगा। तो पहले ज्यादा खर्चा कौन सा होगा, पहले केस में? इसमें तो नहीं होगा ना, इसमें कम खर्चा होगा ना पहले। तो रिएक्शन ज्यादा किसमें होगा, उसमें कि इसमें? फोर्स में ज्यादा खर्चा हो गया तो जो बचा वो रिएक्शन है ना, वो तो कम बचा ना। तो यहाँ फोर्स में से कम खर्चा होगा तो जो बचा वो ज्यादा हो गया ना। तो रिएक्शन यहाँ ज्यादा होगा, वहाँ कम होगा कि नहीं? सोचो। अरे मैंने 100 लीटर लगाए, बड़े आदमी को भगाने में पूरा मेहनत लग गई, अब ताकत ही नहीं बची, फोर्स बहुत कम बचा। छोटे आदमी को चलो भगा देगा, लेकिन यहाँ पे छोटे को भगाया तो क्या होगा, कम खर्च, ज्यादा बचा है जो बड़े को भगाने में काम आएगा। भागना तो दोनों को सेम ही है, क्लियर? लेकिन यहाँ पे बाद में बड़ा है तो बचा के रखना पड़ेगा बड़े को, तो रिएक्शन ही तो इसको भगाएगा ना। यानी इसमें से F में से इसका एक्सेलरेशन M में माइनस होके जो बचेगा वही इसको एक्सेलरेट करेगा, करेगा कि नहीं? बोलो। और यहाँ पे F में से बड़ा M में खर्च होने के बाद जो बचेगा वो छोटे को एक्सेलरेट करेगा। ये तो हो गया कॉमन सेंस। क्या हो गया ये? अब दूसरा क्वेश्चन, चलो बताओ, पूरे को देखो, ये 1 है, ये 2 है, और ये 1 है, ये 2 है। पूरे को देखो, थोड़ा ऐसा करते हैं, ये 3m कर देते हैं और ये m कर देते हैं, क्योंकि वैल्यू जरूरी है। क्या जरूरी है? वैल्यू। और यहाँ पे भी m और 3m कर देते हैं एग्जाम्पल के लिए। सही? तो बताओ पूरे को देखो, एक्सप्रेशन बताओ पूरे को देखने पे, f/4n। पूरे को देखो, कमाने वाला कितना है, खाने वाला कोई है? पूरे को देखो तो कुछ नहीं, पक्का ना बच्चों? अब पार्ट को देखो तो वही तो रिएक्शन होगा ना यहाँ पे। R1 पहले केस में, तो बताओ R1 कितना हो गया, MA। भाई एक्सप्रेशन आ गया, और ये रिएक्शन इसको एक्सीलरेट कर रहा है उतने से, तो MA आया कि नहीं बच्चों? दैट इज F/4 आया कि नहीं? ऐसे M से M कट गया, M से M कट गया। चेक करो, समझ गए? इसका बताओ, एक्सप्रेशन बताओ, पूरे को देखो, फिर वही F/, पक्का? और
अब रिएक्शन को देखो, यहाँ पे R2 बताओ, दोनों तरफ लगेगा, मैं इसको देख रहा हूँ केवल एक को, पार्ट को, आगे वाले को, पीछे वाले को नहीं, पीछे वाले को देखूंगा तो F माइनस R इक्वल टू M में करना पड़ेगा, और आगे वाले को देखूंगा तो F R इक्वल टू M में करना पड़ेगा। पक्का? क्या ये फील आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं पहले इसको क्यों नहीं देख रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ? तो बताओ सामान्य वाला किसको एक्सेलरेट कर रहा है? 3m इंटू a, और a कितना है? f बाई m से m कट गया 3f बाई 4, तो पहले कितना था? f बाई 4, अब कितना है? तो इसका मतलब कि देखो रिएक्शन कितना चेंज हो गया, और क्यों चेंज हो गया वही तो देख लेते हम लोग, ज्यादा ये खा जा रहा है उसको कम मिल रहा है। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मैंने कुल कितना लगाया था, जो जितने मास का है उतना उसने ले लिया, तो इसने 3 ले लिया, उसने 1 ले लिया पार्ट रेशियो में, जबकि इस यहाँ पे इसने 1 लिया, उसने 3 लिया, तो देखो रेशियो। तो यहाँ पे ये m मास का 4 में से 4 लोग हैं ना, कुल कितना है? 4, कुल कितना है? 4 में से किसी ने कितना लिया?